हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी कोड सेगमेंट, जिसको रिज्यूम करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया। तो मैंने बोला था मंडे से स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो सबसे पहले कोड सेगमेंट, देन द डायमेंशन फैक्ट्री, जिसमें हम टॉपर्स की कॉपी से सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। और टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको कल, हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप का लिंक आपको पता है, अगर आप नए हो तो इस आइकॉन पे टैप करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में जो सेकंड लिंक है उस पर आप जा सकते हो, क्लिक करके वहां पहुंचकर, और जो मैं द डायमेंशन फैक्ट्री में ब्रेनस्टॉर्म करवाता हूँ ना, उससे रिलेटेड जो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो या आंसर लिखते हो, तो यू गाइस कैन शेयर इट ऑन दैट ग्रुप। एंड उस ग्रुप पे जो टाइमिंग होती है 7 to 9 PM। ऑल्सो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कॉपीज वहाँ खुद से सब मतलब रिव्यू करके बताऊँ कि क्या और अच्छे से किया जा सकता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें इधर, बट वो भी मैं बताता हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज, जो करंट रेलिवेंट न्यूज़ है, स्पेशली प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ को ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा। अलॉन्ग विथ मेंस इंरिचमेंट पे तो काम करते ही हैं, एक प्रॉपर आर्टिकल में लेता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल वेज में। एंड कल भी मैंने होमवर्क दिया था ऑन संडे उस ग्रुप पर, जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैं करंट में कोशिश करूंगा, स्पेशली जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे पास न्यूज़ में, उसको मैं उठाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू हम अपने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर अलग से 2 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में मैं इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लाता हूँ, या अंडरस्टैंड यूपीएससी आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। ठीक है, बस यहाँ आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता हूँ। इसके साथ साथ आई डू कि कॉपी भी रिव्यू कर देता हूँ, वो ऑप्शन भी मैंने ओपन कर रखा है। तो मैक्सिमम आप इसका ना बेनिफिट उठाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोड सेगमेंट का। आपको पता है कोड सेगमेंट में क्या होता है कि मैं एक कोड लेता हूं जो कि मेंस में पूछा गया है, एसए में या एथिक्स में। अभी हम एसए पे फोकस कर रहे हैं। 2025 के एसए में जो मल्टीपल एसेज आए थे, तो लास्ट एसए ये है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसका सेंस बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, देन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स पे हम आएंगे। सो पॉइंट ये है कि अगर आपने इस कोड को देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने ये कोड दे दिया था, होमवर्क में मैं देता हूं, जैसे आज का ये कोड होगा और ये 2024 मेंस का कोड है। ठीक है, तो इसको आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, पहले एसेंस बताना है या मीनिंग कह लो, इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है, उसको मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट करना है, एंड रियल लाइफ आपके पास अगर एग्जांपल्स है तो आप इसको शो करो। इस डेली प्रैक्टिस का बहुत सारे लोग जो है ना फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाओ ताकि आपका 26 वाला अटेम्प्ट श्योर शॉट हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो कोट है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। सो द पॉइंट इज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेंटमेंट, मतलब संतोष। इसका अगर मतलब समझ गए होंगे तो ओवरऑल आपको मीनिंग समझ आ गई होगी। ठीक है, तो उसको नेचुरल वेल्थ बोला गया है, संतोष को। एंड लग्जरी जो है, आज के एज में जो लग्जरी है क्या है, कंज्यूमरिज्म की तरफ जो हम भाग रहे हैं या मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, तो उसको आर्टिफिशियल पॉवर्टी से कनेक्ट किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय मटेरियल पोसेशंस, ठीक है, रादर बाय इनर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, समझ गए? चलते हैं अब इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं। पहला है कंटेंटमेंट। तो क्या होता है संतोष की, एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप सेटिस्फाइड हो, या आप इमोशनली स्टेबल हो, या आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, मतलब कि जो भी आपके पास है आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो और इस चीज से खुश हो। ठीक है ना। देन वी हैव फ्रीडम फ्रॉम एंडलेस डिजायर, जो होता है एक बार होता है ना, इससे करप्शन एंड ऑल बहुत सारी चीजें सोसाइटी में इससे फैल रही है, मतलब इसके थ्रू होती है कि आपके पास कितना भी होले आप खुश नहीं है, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीजें करते हो। वैसे पॉजिटिव भी है इसका एक एस्पेक्ट कि आप अगर सही होकर कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा आप बढ़ते हो और रॉन्ग मीन्स अगर अपनाते हो, तो फिर जस्ट टू फुलफिल योर मटेरियलिस्टिक जो आपका मतलब कि इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए, तो फिर उसका नेगेटिव पूरे इंडिविजुअल एज वेल एज पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और एट योर मेंटल स्टेट अगर देखो, अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे देखो, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इवेंचुअली इसी से कनेक्ट करना है। देन वी हैव नेचुरल वेल्थ। क्या होता है? सो 4 मैंने इंपॉर्टेंट इसमें आइडेंटिफाई किए, कंटेंटमेंट, नेचुरल वेल्थ, इसको किया गया ना कनेक्टेड से, देन लग्जरी, एंड देन आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 4 कीवर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई किया, इसको मल्टीपली इंटरप्रेट किया है। कंटेंटमेंट क्या है, तो ये तो मैं बता चुका हूं। देन आते हैं नेचुरल वेल्थ पे। तो नेचुरल वेल्थ क्या हो सकता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमोशनल है, स्पिरिचुअल है और इंटेलेक्चुअल है। मतलब आपके पास अगर है, ये इमोशनली स्टेबल हो, स्पिरिचुअली मतलब कि आप होता है ना, बहुत सारे लोग भगवान से या अपने जो भी धर्म से हैं उससे कनेक्ट करके खुद को संतुष्ट मानते हैं कि भगवान ने जितना दिया उससे मैं खुश हूँ, एंड ही और सी इज सेटिस्फाइड। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप स्टेबल हो या इंटेलेक्चुअल लेवल पर स्टेबल हो, मतलब 3 लेवल्स मेनली बात की गई है, जिसपे आप कह सकते हो कि आप वो एक वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है। फिर पीस है, नेचुरल वेल्थ, इसके थ्रू ही आपको पीस मिलेगा। देन वी हैव सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ये भी सब हर कोई खुश रहना चाहता है, तो हर एक का मीन्स अलग अलग है। एक मीन्स हो गया कि मटेरियल पोसेशंस, इतने कार, इतने गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, मतलब कि घर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है और उसका कोई एंड नहीं है, तो वो आपको अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। फिर भी हैव लग्जरी में देख लो, तो यहाँ पे लग्जरी का मतलब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे लग्जरी का मतलब है मटेरियल जो कंफर्ट है,
उससे कनेक्ट किया गया है। जो स्टेटस सिंबल होता है कि मैं इतने लाख मेरे पास है या मैं इतने मिलियंस, देन कि मेरे पास इतना महंगा कार है या घर है या मैं कहाँ रहता हूँ, कितनी सैलरी है, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। देन फिर इसको टेम्पररी प्लेजर आप मान सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें परमानेंट है नहीं। एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल पॉवर्टी, इमोशनल पॉवर्टी जो होती है, लैक ऑफ जॉय ड्यू टू अटैचमेंट टू लग्जरी। आप खुश नहीं रह सकते हो, मतलब आपको कार मिलेगा तभी खुश रहोगे, घर मिलेगा तभी खुश रहोगे, ठीक है। सेकेंडली, इसको आप इल्यूजरी डेफिशिएंसी के रूप में देख सकते हो आर्टिफिशियल पॉवर्टी को, या मतलब कि मेंटल स्कार्सिटी है उससे भी देख सकते हो कि डिससेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंपैरिजन, कि मैं किसी का यूपीएससी हो गया तो कंपेयर कर रहे हैं, मेरा नहीं हुआ, कोई अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरा नहीं हुआ। तो देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी, आई मीन एवरीबडी शुड थिंक कि जो वो हैं या बेटर होना चाहते हैं, ठीक है होना चाहते हैं, बट एक लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी। एंड बीइंग गेटिंग अ लाइफ, वही बहुत बड़ी बात होती है, जीवन मिलना ही बहुत बड़ी बात है, उसको भी समझना चाहिए। आप अच्छा करो, डेफिनेटली अच्छा करो, सबके लिए भला करो, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर आप कनेक्ट करके अपनी भलाई अगर देखोगे तो फिर वो कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। एंड इसके लिए आई हैव सच अ ग्रेट एग्जाम्पल, आप सब ने सोशल मीडिया पे या रील्स में ये देखा होगा कि मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा एक इंसान है प्रकाश शाह, जिनकी सैलरी कही जा रही थी 75 करोड़ के आसपास, एंड वो वाइस प्रेसिडेंट थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड वो मॉन्क बन गए। आई मीन मॉन्क बनने का ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को मॉन्क बन जाना चाहिए, मतलब साधु संत बन जाना चाहिए, पर उनको लगा कि ये लाइफ नहीं, मतलब यहाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, तो उन्होंने अपने आप को मतलब कि जो इनर सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, उसमें खुद को मतलब कि उनको लगा कि मुझे इसके थ्रू मिल सकता है, मतलब नहीं तो ये कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ, कितना भी कमाऊँ, ये खत्म नहीं होने वाला। ओके, सो यही है, आप मॉन्क से कनेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल में, गांधी, टैगोर, अरविंदो घोष, इन सब से कनेक्ट कर सकते हो, या और भी आपके पास एग्जाम्पल्स है तो दीजिएगा। तो यही है आपका पूरा कोट का पूरा जो है एनालिसिस। इसको और भी मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमेशा क्या लग्जरी का मतलब जो है वो बुरा ही होगा, एक और डायमेंशन खोला जा सकता है कि कभी कभी वो अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोट, वैसे तो आपको ये प्रूव करना है कि ये कोट जो है ना ये सही कह रहा है, जो कह रहा है उसको आपको शो करना है, यही होता है ना इससे में, बट इसको आप मल्टीपली जो है ना डाइवर्स डायमेंशंस डाल सकते हो, सो दैट नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी एक तरीका है। ओके, सो इतना नहीं जाना है अभी, हम पूरा ऐसे नहीं लिख रहे हैं, एसेंस बताओ सिंपल में, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, उसको मल्टीपली इंटरप्रेट करो, मे बी आप लोग मुझसे अच्छे भी इंटरप्रेटेशन निकाल सकते हो, मैंने इसको क्विकली किया है तो जो भी मेरे दिमाग में आया तो उसको मैंने मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। देन एग्जाम्पल्स भी आपके पास अच्छे हो सकते हैं, तो यही है, हम ये डेली करते हैं। तो आज के लिए ये कोट है आपके पास, ये 2024 मीन्स का है कि ये मोटिवेशनल है कि कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ओके, ये कोट है, आपको इसका क्या करना, मीनिंग बताना है, आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है जैसे हमने किया, एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स देना है। लेट अस कम टू द TDF, दैट इज द डायमेंशन फैक्ट्री। एंड आज डे 15 है, कह सकते हो, मतलब कि हमने अभी तक 7 क्वेश्चन लिख लिए हैं, 6 सोसाइटी के एंड 1 ज्योग्राफी के। ये सेकंड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, एंड बच्चे अपने कॉपी सबमिट करते हैं, रोज 50+ कॉपीज देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो सिलसिलेवार ढंग से तो इस मुहिम में जुड़ जाओ, इफ एंड बट मत रखो, अगर 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो इतना मत सोचो, ठीक है। एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है, मतलब मेहनत करते हैं तो आप लोग उसको पसंद करते हो तो अच्छा लगता है। लेट अस स्टार्ट। देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन हमारे टॉपर ने इसको लिखा है, ये PYQ नहीं है, ठीक है, पहली बात। सेकेंडली जो हमारी टॉपर हैं उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, और देखो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको देख सकते हो। कि एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे लोग बोलते हैं ना AI, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज आ गई है उसके थ्रू ना आप सीख जाओगे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इनके आंसर में कि कैसे क्रिस्प रखना है, कैसे इन डायग्राम्स को, ये आपको AI GPT बताएगा क्या, कैसे कहाँ प्लेस करना है और एग्जैक्ट क्या फिगर डालना है, किस तरह से डालना है, ये सब आप सीखोगे क्या? तो इसीलिए टॉपर्स की कॉपीज रेलिवेंट रहेंगी जब तक UPSC एग्जाम होगा, और अगर आप इस चीज को नहीं वैल्यू दोगे तो फिर इट विल इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन। मतलब कि आप अगर उनके लाइंस पे, क्योंकि ये लोग प्रूव है, इन्होंने जो आंसर लिखे ना उससे इनको नंबर मिला है, दे गॉट गुड रैंक्स, गुड मार्क्स इन ईच पेपर, तो उनसे सीखते हुए वही चीजें हम अपने लिए जो है ना इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा, और आपको ना ये अब रोक देना चाहिए वीडियो को, पॉज कर दो और करो ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, बाद में आंसर लिख लेना। पहला चीज जो ब्रेनस्टॉर्म करना है, जो डायरेक्टिव है एग्जामिन, ये बताओ कि इसका क्या मतलब होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसे आते हैं ना वर्ड, ये दोनों का डिफरेंस बताओ, पहली चीज। सेकंड चीज बताओ कि क्या कोड डिमांड है, मतलब बॉडी में क्या लिखने वाले हो, या स्ट्रक्चरिंग क्या रहेगी आपके इस आंसर की, ये करो अभी, मतलब कि रोको वीडियो, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, रोकिए वीडियो को और कीजिए इसको। देन द थर्ड थिंग इज, मतलब कोड डिमांड क्या है, बॉडी में आप क्या क्या करने वाले हो, एंड देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं इंट्रो पे भी जोर दे रहा हूं, फिर बाद में बॉडी पे तो हो ही रहा है, कंक्लूजन पे भी आएंगे। इंट्रोडक्शन में किन पहलुओं को, किन एस्पेक्ट को इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप टच करोगे, ठीक है।
ये मुझे बताओ। ये 3 चीजें मैं करवाता हूँ, आज भी वो मैं करवा रहा हूँ, आपको बताना है। और मैं अब इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरे क्वेश्चन को, मतलब कि फर्स्ट पार्ट को आज एक्सप्लेन करूंगा। और आप कोशिश करना फर्स्ट पार्ट ही लिखो आज। फर्स्ट पार्ट में आप, क्योंकि ये 15 मार्कर है तो आपके पास स्पेस है, आंसर जो लिखोगे ना 1.5 पेजेस, इतने में आप लिख सकते हो। ओके, तो आज जो अपनी कॉपी जमा करवाओगे तो 1.5 पेजेस लिखना, पूरा आंसर मत लिखना। जो ब्रेनस्टॉर्म किया वो वाला पेज, एंड सेकंड कितना आंसर उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद लिखा है वो वाला पेज। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। इंडिया फेसेस अ ग्रेव वाटर क्राइसिस। यहां पे मैंने बता ही दिया था वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन आएगा। ड्यू टू द सोरिंग डिमांड, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। 1 2 3। अब इंडिया जो है ना फेस कर रहा है वाटर क्राइसिस, और 3 आपको बता दिए स्पेसिफिकली, डिमांड की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब इन तीनों को आपको ओपन करना पड़ेगा। देन विच नेसेसिटेट्स अर्जेंट मेजर्स। तो पहला डिमांड है टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल एग्जाम। तो पहला डिमांड है इस क्वेश्चन का, जो बॉडी में आप लिखोगे, एक तो इंट्रोडक्शन लिखा और कंक्लूजन लिखा। पहला डिमांड है इसका क्वेश्चन का कि पहले तो दिखाओ कि कैसे वाटर क्राइसिस जो है ना, इनकी वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से इंडिया में जो है ना वाटर क्राइसिस बढ़ गया है। पहला है क्या, डिमांड जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देन पॉल्यूशन, एंड देन वी हैव क्लाइमेट चेंज। ये है पहला डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकंड डिमांड, इन तीनों को एक में रख सकते हैं हम, एक में ही रखेंगे, मतलब उसको बाद में ब्रेक करेंगे हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग्स। देन सेकंड पार्ट इज कि कैसे एड्रेस करना है इसको, तो अर्जेंट मेजर्स जो लेंगे हम कैसे लेंगे कि जल्दी से इसका सॉल्यूशन ढूंढे। ठीक है, नॉर्मल बच्चा यही इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेगा, इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखेगा। बट आई थिंक, मुझे जो लगता है कि हमें ना एक छोटा सा कॉन्सिक्वेंस, जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना डिमांड को, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बताने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या आप अपने डिमांड के साथ पैरेलली लेके जा सकते हो, एक तरफ डिमांड की वजह से जो वाटर स्ट्रेस है एंड प्लस कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ ही बता सकते हो। तो पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर स्ट्रेस हो रहा है उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस शो कर सकते हो। ठीक है, सेम गोज विद द क्लाइमेट चेंज, एंड देन वी विल कम टू द हाउ वी कैन एड्रेस इट इफेक्टिवली। बहुत तरीके हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे वर्ल्ड में कैसे करते हैं, या जो करंट योजनाएं चल रही हैं उसको और बेटर वे में इंप्लीमेंट करेंगे, एंड ईच योजना को हम लाएंगे, एक तो ग्राउंड वाटर के लिए, एक तो अर्बन के लिए, रूरल के लिए, सारी योजनाओं को देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, ये बाद में होगा, ये तो कल के लिए है। आज के लिए मैं कह रहा हूं कि द हिडन जो मतलब डिमांड है कि कॉन्सिक्वेंसेस हम शो करेंगे ना, तो ग्रेविटी पता चलेगा प्रॉब्लम का। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब वर्ड आते हैं एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन पे। समझ आ गया होगा। एग्जामिन का मतलब होता है सिंपल कि एनालाइज करो स्टेटमेंट को। ओके, एनालाइज करो और जो ना एविडेंस दो, डिटेल में एनालाइज करो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को, इसको एनालाइज कीजिए, डिटेल में बताइए हर पहलू से, मतलब कि डिस्कस कीजिए कॉजेज, इफेक्ट्स, इंप्लीकेशंस, इस तरीके से। अभी क्वेश्चन के डिमांड पे वो करेंगे कितना क्या चीजें आ रही, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड इंप्लीकेशंस। ठीक है, ये करना है एग्जामिन में। क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है ना कि एक स्टेप हम फर्दर आते हैं। क्या फर्दर हम एक स्टेप आते हैं कि हम जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटेशंस एंड गैप्स भी। यहीं तक हम नहीं रुकते हैं, हम लिमिटेशंस और गैप्स पे भी आते हैं। एक मिनट, हाँ, लिमिटेशंस एंड गैप्स पे भी हम आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मतलब प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, एक तरफ प्रोज तो यहाँ पे है ही, हो ही नहीं सकता, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप क्रिटिकली एग्जामिन वाला देखोगे ना, तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाना पड़ता है, देन एक बैलेंस्ड अप्रोच में आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोज की बात हो रही है, सीधा प्रॉब्लम को ही रख दिया। तो आपको ना जब भी क्वेश्चन आए क्रिटिकली एग्जामिन पे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको दोनों पहलुओं को टच करना है, देन एक बैलेंस व्यू देना है। ठीक है, तो इन दोनों कीवर्ड्स में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे, क्या करना चाहिए था इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन हम मेनली इस क्वेश्चन में तो सीधा डेटा ड्राइवन इंट्रोडक्शन कोई भी है ना लिखेगा, या वाटर स्ट्रेस क्या होता है इसको डिफाइन कर देगा, फिर कितनी ग्रेविटी है वाटर स्ट्रेस की, एक कोई नीति आयोग या कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बातें रख सकता है, इधर बातें रख सकता है, मतलब कि उनके डेटा को, करंट डेटा को आप कोट कर सकते हो। देन आपने ग्रेविटी बता दी सिचुएशन की, उसके बाद आपको दिखाना है कि इंडिया में, सेकेंड चीज आप ये कर सकते हो कि कोर इशूज या ड्राइवर्स क्या है, ये ड्राइवर्स, ये 3 ड्राइवर्स है ना, इसको टच कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में ही बोल रहा हूं। एंड देन यू कैन टच की अर्जेंसी है कि जल्दी से हमें डिसीजन लेना चाहिए या सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा, वाटर स्ट्रेस के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से। तो इन तीनों को आप टच कर सकते हो। पहला तो करोगे ही, डेटा या स्ट्रेस को आप डिफाइन करोगे, साथ में जो ड्राइवर्स है ना कोर इशू, इस प्रॉब्लम का जो ड्राइवर्स हैं 3, उसको आप टच कर सकते हो। एंड देन क्वेश्चन को ही यूज कर सकते हो इसमें स्मार्टली, एंड देन अर्जेंसी पे बात कर सकते हो कि अर्जेंट जो है ना स्टेप्स हमें लेनी चाहिए। ठीक है, सो द थिंग इज, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम बस डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन अर्जेंसी पे आ सकते हैं। डेटा, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि ड्राइवर्स को भी इंक्लूड कर दो डेटा के साथ ही, कि स्मार्टली एक लाइन में ही कर दो, एंड सेकंड लाइन में अर्जेंसी पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के बॉडी पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। बॉडी में क्या करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो कि ड्राइवर्स या प्रॉब्लम्स टू दिस इशूज, कोई भी हेडिंग दे दो। फर्स्ट इज यू कैन स्टार्ट विद द जो सोरिंग डिमांड है। अब डिमांड में कैसे ब्रेक करोगे ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिमांड कहाँ से आता है, एक बार सोचना, मतलब बहुत ज्यादा अगर
फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। अब डेटा डेटा आप अपने हिसाब से डाल देना, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 20% के आसपास है, मतलब कि 18-20% ग्लोबल है, एंड वी हैव 4% ऑफ टोटल ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर जो है हमारे पास सोर्स है। एग्जैक्ट डेटा आप लोग देख लेना, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप गूगल कर सकते हो, या आप दिखा सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, उसमें कितना ग्रेव इशू चल रहा है, जीरो वाटर, जीरो डे। इस पे मैं बात करूंगा बाद में, छोड़िए, आप अब डेटा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बस रेलिवेंट होना चाहिए। कोई भी डेटा लोगे रेलिवेंट शो होना चाहिए। तो डिमांड में हम आते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आता है? एक बार सोचो, पानी सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? एक तो इंसान, आम आदमी, तो पॉपुलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, हाँ, इससे हम कर सकते हैं, डिमांड यहाँ से आ रहा है। या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, जो इतना रैपिड या अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको बड़े शहरों में प्रॉब्लम दिखती है वाटर स्ट्रेस की। फिर दूसरा है इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, वो लोग पानी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल जो पावर प्लांट है, ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर, रिवर वाटर को यूज करता है। देन वी हैव फ्रूट प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्री यूज कर रहा है बहुत हद तक। एंड एग्रीकल्चर में तो भाई आप लोगों को पता ही है कि 80-85% जो ग्राउंड वाटर इंडिया में यूज हो रहा है ना, एग्रीकल्चर में जा रहा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एंड खास करके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है पानी की। इसको आप शो कर सकते हो। तो तीन मेनली जो जहां यूज हो रहा है वो हमने दिखा दिया, कहाँ मेन यूसेज होगा, ऐसे डायमेंशन हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम आ सकते हैं सेकंड थिंग इज कि पोल्यूशन है। पोल्यूशन में वी कैन शो कि कहाँ कहाँ से सोर्स क्या होगा पोल्यूशन का। सबसे पहले दिमाग में कहाँ से आएगा? बेसिक पोल्यूशन नहीं, मतलब बेसिक नहीं देखना, लंबा बड़ा जो इम्पैक्ट जहां से पड़ता है, जैसे अभी हम डिमांड भी देख लेते हैं ना, जहां मेजोरिटी अमाउंट में होता है, ऐसे सोचना है कि मैक्सिमम जहां से यूसेज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको सोचना है। तो एक तो इंडस्ट्री हो गया, फिर एग्रीकल्चर भी हो गया, मैं दिखाऊंगा कैसे। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है, हम जो यूज मतलब कि हमारा जो घर का जो पानी जा रहा है, जो यूज हुआ हो, ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट भी एक इशू है। ये तीन पॉइंट्स हर में दिखा सकते हैं। अब इंडस्ट्री में क्या है कि उससे जो गंदगी निकलती है उसको डायरेक्ट रिवर में, जैसे यमुना है, इतना अच्छा एग्जांपल, ठीक है। देन मतलब उसको ट्रीट नहीं किया जाता। फिर एग्रीकल्चर में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज किया जाता है ना, वो टॉप लेयर जो मतलब अगल बगल के जो रिवर सिस्टम होते हैं ना, या मतलब छोटे पाउंड या जो भी होते हैं, उधर वो चले जाते हैं, मतलब फ्लूइड जो है मूवेबल होता है, आपको पता है पानी, एंड देन अपर लेयर को ही कवर कर देता है। तो अवेलेबिलिटी जो होती है ना पानी की, वो कम हो जाती है फ्रेश वाटर की। एंड सीवेज ट्रीटमेंट तो आपको पता है, घर से जो सीवेज निकल रहा है वो। एंड द थर्ड थिंग इज, मतलब बहुत बेसिक है, और मैं ये कह रहा था कि आप ना कॉन्सिक्वेंसेस को पैरेलली ले सकते हो, या आप लास्ट में मतलब बीच में एक डायमेंशन बना दोगे जब इन तीनों को दिखा दोगे। थर्ड वन इज वी हैव कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, क्लाइमेट चेंज। अब इसमें भी 2-3 पॉइंट्स निकाल दीजिए। बेसिक है कि मॉनसून इरेटिक है, कल ही हम लोग मॉनसून वाला कर रहे थे लास्ट में। देन वी हैव ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट है, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, नेचुरल वे में हम इसको शो कर सकते हैं कैसे। मतलब ग्लेशियर पिघल रहा है, मतलब आइस मास, तो जो पेरेनियल रिवर्स है ना, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, पानी जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। एंड सी लेवल जो राइज है वो भी इंपैक्ट करता है कि जो सॉल्ट वाटर है ना, वो इंट्रूजन उसका होता है इन कोस्टल इलाके, मतलब कि जो वहां पे फ्रेश वाटर है, जैसे केरला में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सी लेवल राइज करेगा ना, तो जो इनलैंड में फ्रेश वाटर है उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, तो दिस थिंग आप टच कर सकते हो, मॉनसून से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ग्लेशियर रिट्रीट से कनेक्ट कर सकते हो, और सी लेवल राइज से कनेक्ट, और भी चीजें हो सकती है, बट मैं 3 पॉइंट्स यूनिफॉर्मली रख रहा हूँ। एंड देन यू कैन शो द कंसिक्वेंस, कलेक्टिवली हम दिखा सकते हैं कंसिक्वेंसेस को। हाँ, क्या हो सकता है? वाटर जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस होता है इसकी वजह से, मतलब पानी आपके पास नहीं रहेगा, तो क्या क्या चीजें हो सकती है? फ्रेश वाटर, फिर जो पीने का पानी, वाटर स्कैरसिटी से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर इशू जो होता है, हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है, इंपैक्ट पड़ेगा ना, अच्छी क्वालिटी की पानी अगर नहीं मिलेगी तो उससे बीमारियां होंगी ना, होती है ना बहुत सारे, आपने ऐसे रिपोर्ट्स देख रखे हैं। एंड डेटा या एग्जाम्पल खुद से यूज कीजिएगा खोज के। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स होती है पानी की कमी की वजह से। कैसे होती है? तो आपको पता होगा कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के बीच में भी चलता है, वो वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। मतलब कि जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, आज हम उनको अच्छे से देखेंगे। तो माय पॉइंट इज, तो इतना सारा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इसमें इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। आते हैं टॉपर्स की कॉपीज पे, देखते हैं उन्होंने मैम ने क्या किया है। तो मैम ने सिंपली, इंडिया बिलोंग्स टू 15th आउट ऑफ टॉप 17 कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो WRI का रिपोर्ट उन्होंने यूज किया मैम ने स्मार्टली, एंड बोला कि टॉप 17 कंट्रीज हैं जो एक्यूट वाटर स्ट्रेस जो है ना वो फेस कर रही है। तो मैम ने डायरेक्टली डेटा से स्टार्ट किया है। ओके, कनेक्ट जो है कि इंट्रो में हम कोशिश करते हैं ना कि एक फ्लो बनाए, एक तो हम इसमें और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जब टॉपर्स की कॉपीज होती है ना, हमें लगता है कि हम तो ये तो बहुत बेसिक है, हम लिख सकते हैं, इससे बेटर हम लिख सकते हैं। बट द थिंग इज, ये समझना पड़ेगा कि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, और बस हम ज्योग्राफी या GS1 नहीं कर रहे होते हैं जब मेंस पास आता है, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इतनी चीजें दिमाग में रख पाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। आई मीन, तो हम अभी सीखने के फेज में, अभी हम
पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट पे फोकस करें तो हमारे पास बहुत समय है और हम सीखेंगे कि क्या और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने डिस्कस किया ना कि मैं दिखा सकता हूँ कि थोड़ी सी ड्राइवर्स पे बात कर सकते हैं या हम अर्जेंसी पे थोड़ा सा ला सकते हैं। उसके बाद मैम ने क्या किया कि इंडियाज वाटर क्राइसिस पे बात करी, मतलब कि उन्होंने दिखाया ग्रेविटी जो सिचुएशन है ना, इंटेंसिटी, उसको यही उन्होंने दिखा दिया कि क्या हो रहा है इसकी वजह से। और करेंट एग्जाम्पल्स मैम ने यूज किया। यहाँ पे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस समझ आता है कि चेन्नई एंड बैंगलोर 0 डे का सिंपल मतलब है कि आप ना फ्रेश वाटर आपके पास उस दिन के लिए नहीं बचा है। ऐसी स्थिति चेन्नई में 2019 में हुई थी और बैंगलोर के कुछ हिस्सों में हुई थी, मतलब उसके बाद ही 53% जो है ना फॉल इन ग्राउंड वाटर जो लेवल है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। एंड द थर्ड इज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इट इज 7% इन पंजाब। तो मैम ने वाटर क्राइसिस को यही दिखा दिया कि कितना ग्रेव है, कितना ज्यादा मतलब कि वाइड स्प्रेड इंडिया में, मतलब एक रीजन तक नहीं, एक तरफ पंजाब बोल रही है, एक तरफ साउथ, और हर जगह ये दिख रहा है ऑलमोस्ट। सो मैम ने यही कर दिया एंड देन सी केम टू द पॉइंट कि रीजन्स टू वाटर क्राइसिस। तो 3 चीजें हैं उसको उन्होंने एड्रेस किया है। फर्स्ट इज जो डिमांड है, सेकंड इज पॉल्यूशन एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। वैसे ही डेटा यूज किया है, मल्टीपल जो वेज हैं, 3-4 पॉइंट्स हर एक में लिखे। मैम ने 4-4 पॉइंट्स लिखे हैं और आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इस क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो मैम ने वाटर स्ट्रेस जो है ना पर कैपिटा जो इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी रही है उसमें जो डिक्रीज आया है कि एक टाइम में 2011 में, इस डेटा को एक बार आप खुद से देख लेना। और ये जो है ना आपको ये एआई नहीं बना के देगा आंसर में, ये आपको खुद करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ये आपको खुद नोट जॉट डाउन करना पड़ेगा वैल्यू एडिशन के लिए, और यही आपको टॉपर्स कॉपीज में मिलता है देखने को। एक बार इस डेटा को चेक कर लीजिएगा, अवेलेबिलिटी पर कैपिटा वाटर जो है ना इंडिया में कितना है, ओके, ओवर द ईयर्स, बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैम ने इसको यूज किया है बहुत स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, एंड देन जो है डिमांड को इस तरह से दिखा दिया। आप लोग भी देख सकते हो किस तरह से दिखाया। मैं चाहूंगा कि आप लोग, और कोशिश किया कि हर एक में एक डेटा डाल दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा, एंड देन थोड़ा सा एक डेटा डाल दिया, एक्सप्लेन किया, डेटा डाल दिया, रीजन डाल दिया। यहाँ पे यूट्रोफिकेशन, सैंड माइनिंग को भी एक रीजन बताया पोल्यूशन का, और यहाँ पे बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ डेटा नहीं था तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैम ने, ओके। सो यही है, हम सेकंड पार्ट को कल डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि ये चीजें टच करनी है, और आप जो अभी ब्रेनस्टॉर्म कर चुके हो, करने वाले हो, वो आप सबमिट कर देना 7 to 9 PM टुडे, एंड मैक्सिमम नंबर्स में लिखो। अगर आपने पहले नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब हर दिन एक नई शुरुआत होती है ना, जो हो गया जाने देते हैं, अभी से करते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म कीजिए एंड आंसर लिखिए एंड देन सबमिट कीजिए, ठीक है। आते हैं हम आज के डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन पे। सबसे पहला है आर्टिकल हमारा जो इंक्रोचमेंट है। अभी पंजाब में फ्लड आया है ना, तो पंजाब में फ्लड क्यों आया है उस चीज को हम देखेंगे। कौन से रिवर्स में जो है ना, मतलब कि कौन से रिवर्स इसके रीजन है फ्लड आने के। देन द थर्ड पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला ना अब हर आर्टिकल में ट्राई करूंगा एंड एटलीस्ट 5 PYQs में डालूंगा, ताकि आपका साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब इस इनिशिएटिव के थ्रू होता रहे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट। और दूसरा आर्टिकल है अबाउट FDI, ये वैसे ही एडिटोरियल का है लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है, वो भी मैं देखूंगा, बताऊंगा सारी चीजें, देखिएगा। और इससे भी मैंने प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन जो FDI से पूछे गए हैं उसको मैं दिखाऊंगा आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे। थर्ड इज अंडर सी केबल कट इन रेड सी। तो रेड सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। तो रेड सी का लोकेशन देखेंगे, बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे, रेड सी के थ्रू जो मतलब कि अदर मेजर रूट्स निकलते हैं उसको देखेंगे, एंड देन PYQ में 2 क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 12 पे। एंड द फोर्थ आर्टिकल इज मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल, जो मैं हर दिन कोशिश करता हूँ एक डालूं ताकि आपकी मेंस के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो पंजाब फ्लड जो रिलीफ है ना, उसमें विमेन जो है ना लीड ले रही है। तो ग्रास रूट लेवल पे जो विमेन की भागीदारी है, मतलब कि जो क्रिटिकल रोल ऑफ विमेन इन ग्रास रूट डिजास्टर्स रिस्पॉन्स, तो उस चीज के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख सकते हैं। और इसका यूसेज कहाँ होगा, GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पंजाब में जो अभी रिसेंट 10-20 ईयर्स में जो वर्स्ट फ्लड्स आया, अभी डेकेड्स में देख लो, तो उसका रीजन समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी। इसको आप प्रीलिम्स में लोकेशन के लिए देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं न्यूज में है, इसकी वजह से उसको उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। एंड दूसरा GS 1, 3 में डिजास्टर, GS 1 में थोड़ा सा आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। कंटेक्स्ट हम देख लेते हैं इस आर्टिकल का कि पंजाब वाइटल एग्रीगेरियन स्टेट हैज फेस्ड इट्स वर्स्ट फ्लड्स इन डेकेड्स, क्लेमिंग लाइव्स एंड अफेक्टिंग, मतलब कि बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ह्यूमन पे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, क्रॉप्स, मतलब एंड लाइफ स्टॉक, इन सब पे इसका इंपैक्ट पड़ा है। 13,000 करोड़ एस्टिमेट किया गया कि 13,000 करोड़ का अभी तक लॉस हो गया, और मोर देन 2,000 विलेजेस जो है इसका इस पे इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे। सो लेट अस सी द स्टेट रिसीव्ड, अभी जो रेनफॉल रिसीव किया गया ना, ये सब बस देख लो, ये सब हर चीज लिख नहीं सकते हो, बस देखो, समझो कि कितना ग्रेव है सिचुएशन, तो आपको एक आइडिया रहे। द स्टेट रिसीव्ड 59.8 मिलीमीटर जो है रेन, एंड 53% एबव नॉर्मल जो होता है। तो देखो हम बात कर रहे थे ना, ये मानसून क्या हो गया, इरेक्टिक हो गया फॉर पंजाब, कि कुछ परसेंट एबव रेनफॉल होती है ना, उसका फायदा है। बहुत बहुत हो गया ना, तो फिर उसका मतलब गहरा इंपैक्ट पड़ता है, और फ्लड आपको दिख रहा है पंजाब में। तो उसके रीजंस जो है ना, मेन रीजंस देखो,
वाइल हैवी रेन एंड ओवरफ्लोइंग रिवर्स रिमेन द प्राइमरी ट्रिगर्स, ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही है, वो तो रेनफॉल का बात हम कर ही चुके हैं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑफिशियल असेसमेंट स्ट्रेस दैट ह्यूमन इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग ब्लॉक्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये देखो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है, इंक्लूडिंग ब्लॉक्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है ना उसका ब्लॉकेज एंड इंक्रोचमेंट्स ऑन नेचुरल वाटर चैनल्स, जैसे जिस तरह से रिवर बहती है ना तो आप ना इंक्रोच कर लेते हो, मतलब छोटे छोटे रिवर्स के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पानी जो ओवरफ्लो होती है ना तो वो यहाँ पे जाके जमा हो जाती है। अब क्या किया आपने, इस जमीन को ले लिया, या तो आपने घर बना लिया या आपने इसको किसी और पर्पस के लिए खेती के लिए यूज कर लिया, रैदर यहाँ पे जो ओवरफ्लो होता था पहले वो आके यहाँ पे भर जाता था, तो बाढ़ जो है ना नहीं आती थी इन इलाकों में, तो ये इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, सो लेट अस गो टू द मतलब कि अनदर थिंग, देखो कि कौन कौन से रिवर्स हैं, ब्यास रावी सतलज रावी ब्यास, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तीनों इंडस के ट्रिब्यूटरी हैं। अब इसको हम देखेंगे स्पेशली, ठीक है, और कितना इंपैक्ट पड़ा है, कितना हेक्टेयर जो क्रॉप है वो बर्बाद, स्टैंडिंग क्रॉप बर्बाद हुआ है। एंड पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, और इसका इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी पे भी पड़ सकता है इंडिया के। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। अब हम आते हैं कि इसका एक रीजन जो है वो है क्लाइमेट चेंज, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि द प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड हेवी रेन्स इन पंजाब एंड द नॉर्दर्न रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। The Arabian Sea has warmed up unusually, which is bringing more moisture. This is the new normal. ठीक है, तो अरेबियन सी बहुत गर्म हो गया है, गर्म होने की वजह से ना मॉइस्चर ज्यादा मतलब कि जो साउथ वेस्ट मानसून आती है ना तो ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है, और पंजाब में इसकी वजह से एवं जो एवरेज रेनफॉल है, एवं एवरेज क्या कहो, बहुत ज्यादा रेनफॉल पंजाब को जितना मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है, तो इसको न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं और समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है इसके थ्रू। ओके, सो वी हैव, देखो मैं आप लोगों का ना फाउंडेशन भी एक तरह से करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी अभी देखना, और पीवाईक्यू तो है ही। सो लेट अस सी, एक तरफ देखिए कि ये इंडस रिवर है, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स साउथ एशिया के लिए, पूरा इंडिया के लिए तो छोड़िए, पूरे साउथ एशिया के लिए लाइफ लाइन है। तीन मेजर रिवर सिस्टम है, एक तो इंडस है नदर्न इंडिया में, दूसरा वी हैव गंगा, एंड देन थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। तो इंडस से आपको हर साल या हर दूसरे साल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में दिखेगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि इसका जो ट्रिब्यूटरीज है इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आपने सुना होगा कि हमेशा न्यूज में रहता है, खास करके इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट की वजह से। सो लेट अस सी, पहला है झेलम, इसका ट्रिब्यूटरी, सेकेंड इज चेनाब, थर्ड वन इज रावी, फोर्थ इज ब्यास एंड फिफ्थ इज सतलज। नॉर्थ से साउथ देखे तो JCRBS, ये है जो मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस का, स्पेशली इंडिया में। छोटे छोटे और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, बट हमें यहाँ पे फोकस करना है। अब इसमें मुझे ये दिखाना है आपको कि देखो एक ही जो ट्रिब्यूटरी है जो एंटीसीडेंट है, दैट इज सतलज। एंटीसीडेंट का क्या मतलब होता है कि जब हिमालय बन रहा था ना, हिमालय पर्वत, तो उससे पहले ही बह रही थी ये, इंक्लूडिंग इंडस, इंडस तो बह ही रही है बट सतलज भी, और बाकी रिवर्स बाद में ओरिजिनेट कर रही है, देख लो। तो सतलज इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एंड जो मतलब कि जहां से ये ओरिजिनेट करती है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, और दो तीन रिवर्स और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र का भी आसपास ही, लेक मानसरोवर के आसपास। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आते हैं पॉइंट पे। अब मुझे एक चीज समझाना है, पहले दिखा देता हूं कि झेलम जो है वो उसका ओरिजिन ये है, वेरियांग स्प्रिंग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा झेलम। ठीक है, मुझे आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछना है, बताओ कि झेलम जो है ना या उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए मतलब सोर्स है पानी का, वन ऑफ द सोर्सेस। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देन वी हैव, इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, चिनाब रिवर से। सो झेलम जो है ना निकलती है और चिनाब से मिल जाती है ट्रिब्यूटरी इंडस की, पर चिनाब से मिलेगी। देखो झेलम आई एंड ये चिनाब है, इससे मिल गई। अब चिनाब हम देख लेते हैं इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन जो है वो है चंद्र एंड भागा, दो रिवर्स मिलती है उससे, हिमाचल प्रदेश में निकलती है, मतलब दो रिवर मिलती है तो चेनाब बनती है। ठीक है, अब ये ज्वाइन करती है पंचनाद रिवर, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सतलज है, ये गलती से शत्रुजित हो गया है। ठीक है, सतलज, अरे यार ये मेरा मार्कर, ये पेंसिल काम क्यों नहीं करता, यू होगा ना सतलज। चलो इसको मैं दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ये क्यों मैंने लिखा है, और ये थोड़ा सा इशू है इसका, मतलब इतना चलता है। रावी रिवर देख लो, कुल्लू हिल्स में ये निकलता है, हिमाचल प्रदेश में, अगेन यहाँ से रावी रिवर निकल रहा है। देन वी हैव, और ये मिलती है चेनाब में, अहमदपुर ईस्ट पाकिस्तान में, बिफोर चिनाब मीट्स इंडस। ठीक है, फिर वी हैव ब्यास रिवर, ब्यास जो है वो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास का नाम सुना होगा, हिमाचल में निकलती है। तो चिनाब हिमाचल से निकल रही है, रावी निकल रही है, ब्यास निकल रही है, और सतलज तो मैंने बताया कि एंटीसीडेंट रिवर है, वो आ रही है आपको तिब्बत से, राकास्ताल, मानसरोवर, तिब्बत, कॉन्फ्लुएंस ज्वाइन इंडस एट मिठानकोट। अब मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ कैसे कॉन्फ्लुएंस होता है। सो बेसिकली आप देखो, मैप पे ही आओ और अच्छे से समझाता हूँ, और तो ध्यान से सुनना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिब्यूटरीज। सो सबसे पहले झेलम जो है ना निकलती है एंड वो चिनाब से मिल जाती है, ये झेलम है। एक तरफ से झेलम देखिए इधर पाकिस्तान में चिनाब से मिल रही है, चेनाब कह लो, चिनाब जो भी है। देन वी हैव रावी भी आके, ये जो निकला है चिनाब से मिल गई है यहाँ, ये भी पाकिस्तान। तो इधर से रावी भी आई और चिनाब से मिल गई।
अब क्या होता है, अब दूसरा रिवर जो है वो है सतलज। ऐसे रहने दो यार, इतना नहीं। सतलज जो है ना, ये ब्यास है, आके सतलज में यहाँ मिल रही। कहाँ पे? हरिके वेटलैंड। आपको ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पंजाब में कि इस ब्यास एंड सतलज जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, इसको हरिके मतलब एक वेटलैंड है, इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, तो वो वहां पे मिल रहे हैं। तो ये रहा आपका सतलज, यहाँ पे आके ब्यास मिल गई, सॉरी ब्यास ये रहा। ओह इट्स इरिटेटिंग। सतलज देन ब्यास, यहाँ मिल गई। अब क्या है ना, चिनाब इधर से आया और इधर से, अब ये सतलज ही है, बड़ा रिवर है, और चिनाब जो है ना यहाँ आके मिल जाता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पंचनाद। और ये पंचनाद यहां से जो हम आगे बढ़ते हैं तो इसको पंचनाद रिवर भी कहते हैं। देन देखो, ये आया चिनाब और ये सतलज आया, और ये जो पॉइंट है ये पंचनाद है, और यहाँ मिल रही, और ये यहाँ से यहाँ जो इंडस जाएगी इसको पंचनाद रिवर कहते हैं। एंड समटाइम्स यूपीएससी भी मानती है कि ये सतलज है, पंचनाद कह लो या सतलज है। तो देखो सारे रिवर्स एक तरह से, ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, घूम फिर के सतलज से मिल चुके हैं, और सतलज अल्टीमेटली इंडस में मिलता है। ये रहा इंडस, ठीक है, और मिलता कहाँ है? मिठानकोट में। अब आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है, आंसर लिखना, नंबर मैंने डाल दिया है, आंसर लिखना, आंसर मैं बता दूंगा पर लिखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे पास है, अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई स्टोरी। तो ये कहने के लिए एडिटोरियल में मेनली चीजें होती है मेंस स्पेसिफिक, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स देते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आज दिखाऊंगा। सो द हिंदू पेज नंबर 6 एडिटोरियल में है, इकोनॉमिक्स फॉर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हैज बीन सेंट्रल टू इंडियाज मॉडर्नाइजेशन सिंस 1991 रिफॉर्म्स। मतलब एफडीआई की ये इंपॉर्टेंस रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या, हम इसको समझेंगे। मैंने बताया ना, इकोनॉमिक्स को मैं जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पाए, क्योंकि ये समझने वाला सब्जेक्ट है, तो वो मैं बताऊंगा। एफडीआई एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, इसको रेगुलेट कौन करती है, इस पे डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू द आर्टिकल का जो मीन्स पर्सपेक्टिव है, रीजन क्या है कॉन्ट्रास्ट का, वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है, इसको भी देखेंगे। देन वी हैव 2 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर है इस आर्टिकल से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ है 1991 में। तो रिसेंट डेटा शोज अ पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स पे ही इस आर्टिकल में चर्चा किया गया है कि व्हाइल एफडीआई इनफ्लोज रिमेन हाई इन नंबर्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड आउटफ्लोज समझते हो ना, जो जा रहा है यहां से, डिसइन्वेस्टमेंट भी आपको पता ही होगा, आई होप आपको आता होगा, आर ऑल्सो राइजिंग रिड्यूसिंग इट्स नेट गेन्स। जो एफडीआई से उम्मीद करते हैं ना आके यहाँ पे सेटअप होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है वो आगे हम देखेंगे। द ट्रेंड शोज अ शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट हम एफडीआई में एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ड्राइवन कैपिटल पे फोकस कर रही है। जो पैसे लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म मतलब गेन मिलता है वो चले जाते हैं, रेजिंग कंसर्न अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक क्लाइमेट। ओके, सो लेट अस सी एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क होता है। बेसिक है कि एफडीआई जो है ना लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब कि लंबे समय का, एंड स्टेबल कैपिटल होता है कंपनीज के लिए, इन फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक ट्रांसफर, जॉब्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। फंड के साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाती है, टेक ट्रांसफर पे फोकस किया जाता है, जॉब्स क्रिएशन होता है। इन्वेस्टर हैज अ कंट्रोल, मतलब कि 10 या 10% से ज्यादा स्टेक अगर किसी कंपनी में है इन्वेस्टर का, तो उसको एफडीआई माना जाता है। 10 या 10% से ज्यादा, ठीक है, किसी कंपनी में, जैसे अमेजोन है ना, बिल्डिंग लॉजिस्टिक हब्स इन इंडिया, इसका एक एग्जाम्पल। देन वी हैव एफपीआई, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, 1 साल से कम। वोलेटाइल कैपिटल होता है इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में, आपको ये दिखेगा एफपीआई। एंड 10% से नीचे, 10 या 10% एफडीआई में गया तो 10% से नीचे अगर स्टेक है किसी मतलब कि फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टर का, तो उसको हम एफपीआई में काउंट करते हैं। ड्राइवन बाय क्विक रिटर्न्स, एग्जाम्पल जैसे फॉरेन फंड्स बाइंग रिलायंस इन्फोसिस शेयर, अब 10% से नीचे शेयर अगर खरीदा जाएगा रिलायंस में ये सारे, तो इसको हम एफपीआई में काउंट करते हैं। अब रीजन क्या है, अच्छा हाँ, रेगुलेटरी बॉडी। अब बताओ एफडीआई को कौन रेगुलेट करता है, और एफपीआई को, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन है इन्वॉल्व इसमें, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, एफडीआई का कौन और एफपीआई का कौन, ठीक है। अब क्या है कॉन्ट्रास्ट इस आर्टिकल में रीजन का, कि व्हाई इनफ्लोज वर्सेज आउटफ्लोज डिफर। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मोटिव की वजह से पहला रीजन है, इन्वेस्टर जो है फोकस करें फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे ई कॉमर्स, रैदर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो फाइनेंशियल सेक्टर या ई कॉमर्स में पैसा लगा रहे हैं, जैसे फिनटेक है एंड ऑल, ना कि जहां पे लगाना चाहिए जॉब क्रिएशन ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, वहां नहीं कर रहे, और फायदा अपना लेते हैं क्योंकि इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, शेयर मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और वो जल्दी से अपने पैसे लेके निकल जाते हैं। हाई डिसइन्वेस्टमेंट, कंपनीज सेलिंग स्टेक्स एंड विड्रॉइंग कैपिटल क्विकली, ये है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज रेगुलेटरी हर्डल्स भी है। अब देखो ये जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात एक्सपेक्ट कर रहा है कि लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, इसकी वजह से कंपनी जाके अपने इतने सारे शेयर्स या इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, 10 या 10% से ज्यादा। टैक्स आर्बिट्रेज भी है, ये भी एक रीजन है, हर्डल है। एफडीआई रूटेड विया सिंगापुर, मॉरिशस, लार्जली फॉर टैक्स बेनिफिट्स। इंडिया में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता है, तो ये सिंगापुर जैसे जो टैक्स हेवन है, इन जगहों को इस्तेमाल करते हैं मॉरिशस का। फिर ग्लोबल फैक्टर्स भी है, जैसे यूके, यूएस जो है, या ईयू कह लो, रिमेन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल एफडीआई, बट देयर कॉशंस स्टांस रिड्यूस इनफ्लोज इन इंडिया। कॉशियस जो स्टांस है उनका, ठीक है, इंडिया को लेकर। एंड डोमेस्टिक वीकनेस तो है, ये स्ट्रक्चरल बैरियर की ही बात है कि स्किल गैप, पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड गवर्नेंस इशूज, ये रीजन है, ये तो बेसिक रीजन है, जेनरिक रीजन है।
फिर एफडीआई आउटफ्लोज की बात करें तो इंडियन फर्म्स देमसेल्व्स इन्वेस्टिंग अब्रॉड। अब एक तो इनफ्लो, अभी हम फोकस करते हैं इनफ्लोज कम है या वो कम है, और अगर आते भी हैं तो वापस क्यों पैसे जल्दी लेके भाग जाते हैं, चले जाते हैं, सॉरी। तो वो हो गया। सेकंड एस्पेक्ट है जो हमारे साइड से भी पैसे जा रहे हैं, हम भी जाके कहीं एफडीआई मतलब दूसरे कंट्री में 10% से ज्यादा, 10 या 10% ज्यादा स्टेक हम खरीद रहे हैं, तो वो भी जाके हम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है डिफरेंस जो है और ज्यादा वाइड हो रहा है। अब है इसका वे फॉरवर्ड, सिंपली रेगुलेशन, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट एफडीआई इनटू मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आपको जो है रिबेट्स या इंसेंटिव्स देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वॉलेटाइल ग्लोबल कैपिटल। ठीक है, वी हैव द सेकंड क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। ओके, तो एक बार मैं लिख लेता हूं इसके आंसर्स सो दैट मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊं, अभी बता दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। ये है तीसरा क्वेश्चन। और हम आते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज अंडर सी केबल्स कट इन रेड सी। अब रेड सी में कुछ भी होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, खास करके फिल्म्स के लिए, कि वहां पे जो है ना केबल काट दिया गया। अब कौन काटा है अभी कहना मतलब डाउट हो रहा है, हौतीज पे जो यमन में है, जिसे ईरान जो है सपोर्ट करता है, एंड इसलिए काटा गया है उनका, मतलब ऐसा स्पेकुलेशन है। रीजन ये है कि जो इसराइल अटैक कर रहा है लगातार गाजा पे, या उसको गाजा को डिस्टेबलाइज कर रहा है या उसको कैप्चर करना चाह रहा है, तो उसी को सो अगेंस्ट इट एक तरह से वो ये स्टेप ले रहे हैं कि इसराइल इस चीज को समझे। तो रेड सी पे अगर इंपैक्ट पड़ेगा या कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो पूरी दुनिया पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। देख लेते हैं कंटेक्स्ट। प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि अंडर सी केबल कट्स इन रेड सी हैव डिसरप्टेड इंटरनेट एक्सेस इन पार्ट्स ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। These cables are crucial as they form the backbone of global internet connectivity. The incident has raised security concerns, सिंपल है, स्पेशली गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन रीजनल, सिंपल है। अब देखो डिसरप्शन जो होगा केबल कट करने से, इंटरनेट एक्सेस जो एशिया एंड मिडिल ईस्ट में, उस पर इसका असर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और कॉज इसका क्या है कि इमीडिएटली क्लियर नहीं हुआ है कॉज कि कट्स क्यों किए गए हैं। while there is a concern about possibly targeting by Yemen's Houthis rebels, they have denied such attacks in the past. पहले उन्होंने बोला हमने नहीं किया है, तो उन्हीं पे ये डाउट जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है केबल्स का, ये केबल्स जो है बिछाई क्यों जाती है समुद्र के अंदर, तो देखो एक तो इंटरनेट सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट वैसे आपको पता होगा, एंड दूसरा केबल के थ्रू भी, तो इन दोनों को कंबाइनली कनेक्ट किया जाता है ताकि डिस्ट्रप्शन ना आए, लेटेंसी जो है बढ़े ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर इमरजेंसी में सपोज करो दोनों अगर एक साथ डिस्टर्ब हो गया, तो पूरा दुनिया में जो जिस तरह से खास करके साउथ एशिया में जो या मिडिल ईस्ट में इंटरनेट अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा, मतलब इंटरनेट एक्सेस खत्म हो सकता है। तो इसकी वजह से केबल बिछाए जाते हैं, मतलब कि खास करके सी के अंदर, रेड सी में ऐसा किया गया। अब रेड सी है क्या, देखो ये है रेड सी, ये है स्वेज कैनाल। आपको पता है स्वेज कैनाल क्या करता है, कि बहुत बड़ा चौकिंग पॉइंट है जो रेड सी को कनेक्ट करता है विद द मेडिटेरेनियन सी, जो कि यूरोप से आप इससे कनेक्ट, मतलब यूरोप यहां से जा सकते हो। इस मैप को अच्छे से समझिए। अब ये है पर्शियन गल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो ऑयल नेचुरल गैस है इस तरह से यूरोप तक पहुंचता है, तो इस वजह से रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें, बस नेचुरल गैस तक हम लिमिट नहीं कर सकते पर्शियन गल्फ से जो आता है। पर्शियन गल्फ में कितने सारे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, और ये रहा यमन। तो यमन में ही हौती रेबेल है, आपको पता होगा। सो माय पॉइंट इज कि रेड सी को कनेक्ट करते हैं स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी को, बट एक और पाइपलाइन बनाया गया है ताकि ऑयल और नेचुरल गैस जो पर्शियन गल्फ से आता है वो अच्छे से जा पाए, मतलब कि ज्यादा मात्रा में जा पाए, ज्यादा अमाउंट में जा पाए। इसको बोला गया सुमिड। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सुमिड पाइपलाइन। ठीक है, पर्शियन गल्फ से निकलती है ये जो भी ऑयल एंड स्पेशली ऑयल जो निकलती है वो आपको यूरोप तक पहुंचाना पड़ता है, तो इसके थ्रू, और स्वेज कैनाल पे जो इतना लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और ये देख लीजिए रेड सी के साथ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इसके लिए एक्रोनिम जो यूज किया जाता है आप लोगों को भी पता होगा, आई थिंक डेस्से है और आईजे, आई फॉर इजराइल एंड जे फॉर जॉर्डन। अब देखो यहाँ पे है गल्फ ऑफ, ये स्वेज जो है, एक मिनट, दिस इज गल्फ ऑफ अकावा, और एक तरह से रेड सी में ओपन होता है, तो माना जाता है कि इजराइल को यहाँ एक्सेस है और इवन जॉर्डन को एक्सेस है। तो हम तो डेस्से पढ़ते हैं रेड सी के लिए, बट आईजे को छोड़ देते हैं। अब डेस्से में कौन सी कंट्रीज है, डी फॉर जिबोती, ये रहा, ओके, देन वी हैव इरिटेरिया, देन वी हैव सूडान, आप कर लेना, आपको पता होगा, इस तरह से एक्रोनिम बनाया गया। इजिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव सऊदी, एस फॉर सऊदी, डबल एस है ना, तो एक सऊदी एक सूडान, सूडान के लिए, डबल ई है ना, एक इरिटेरिया के लिए और एक है इजिप्ट के लिए। फिर वी हैव वाई फॉर यमन, ये रहा यमन, एंड देन वी हैव आई जे जो है ना यहाँ इजराइल, एंड देन यहाँ पे जॉर्डन है। ठीक है, तो ये है रेड सी का। इसी तरीके से मुझे पर्शियन गल्फ का आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, कोई अगर बना पा रहा है ना ऐसा निमोनिक, तो मुझे बताना। ओके, क्या बन सकता है। अब क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो वी हैव
आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। यही सुमिड पाइपलाइन के बारे में कहा गया, 2 स्टेटमेंट है, 2024 का पीवाईक्यू। इसीलिए मैंने बोला रेड सी जो है ना इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूज में रहता है, तो मैं इसी तरीके से आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ साथ करवाऊंगा। ओके, आपको ये अटेम्प्ट करना है। आते हैं लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, मेंस इनरिचमेंट वाला आर्टिकल है ये। ओके, सो वी हैव एन एग्जांपल कि पंजाब में जो फ्लड आया ना, उसमें लेडीज लीड कर रही हैं। ठीक है, अपने घर को तो संभाल ही रही है, साथ साथ वो ना पूरे सोसाइटी या पूरे स्टेट के लिए देखो तो एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे काम करिए अलग अलग तरीके से। तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये इसका बहुत अच्छा सोर्स है और इसको मेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1 एंड 2 पे ये आया है। तो GS1 सोसाइटी में देख लो, वुमेन्स रोल इन क्राइसिस, रेजिलियंस, सोशल चेंज, बैलेंसिंग डोमेस्टिक एज वेल एज रिलीफ वर्क। ये दोनों कामें कर रहे हैं, बस ये नहीं कि रिलीफ वर्क है, डोमेस्टिक चीजें भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं। और खास करके जो ग्रामीण इलाके के जो महिलाएं हैं वो, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नरेगा वुमेन इन इम्बैंकमेंट्स, जेंडर सेंसिटिव डिजास्टर पॉलिसीज, ये सारी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ग्रास रूट इनोवेशन किया गया, ट्रॉली किचन्स, मतलब खाना अवेलेबल नहीं है तो उसको भी किस तरह से लोगों के पास ये पहुंच पाए, तो उसके लिए हाइजीन के लिए, क्योंकि पानी भर गया है तो हाइजीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें GS4 ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कोशिश करना इसको मेंस जो इनरिचमेंट आर्टिकल देता हूं तो खुद से ब्रेनस्टॉर्म करो इसको पढ़ने के बाद, अब कैसे इसको यूज कर पाओगे मेंस सिलेबस के जो भी है GS1 2 3 4 से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं आंसर बता देता हूं कि PYQ जो आपने किया, तो फर्स्ट का D है, सेकंड का B है, थर्ड का B है, फोर्थ का B है एंड फिफ्थ का A है, सॉरी A है। ठीक है, ये आंसर है आज के PYQs जो है प्रैक्टिस आपने जो किए हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज इफ पॉसिबल आप लाइक करो इसको, पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो एंड देन शेयर करो इसको और भी लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम मेहनत करें तो मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोगों का इसको फायदा पहुंचे। प्लस वन मोर थिंग कि जो आंसर लिखोगे, कोशिश करना आंसर लिखने का डेफिनेटली, एंड ईमानदारी से लिखना। डेटा अगर कम भी पड़े तो आज ना डेटा के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।